इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास अभ्यास के भाग 2 के प्रश्न संख्या 8 से अंतिम तक सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। 8वां प्रश्न है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो उत्तर होगा, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्मों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जीवाश्म भूगर्भ में जितने गहरे में पाए जाते हैं उनका संबंध उतने ही प्राचीनतम समय से किया जाता है। जीवाश्मों से आधुनिक पद्धति द्वारा उसके समय का भी आकलन कर लिया जाता है। यहाँ पर विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का महत्व पूछ रहा है। तो देखिए, जीवाश्म जो होते हैं वो किसी जीव के अवशेष होते हैं जो किसी तरह से परिस्थिति के अनुसार दब जाते हैं, उनका छाप मिलता है या उनका अवशेष होता है। तो ये भूमि के गर्भ में जितने ही अंदर पाए जाते हैं, इसे समझा जाता है कि यह जीवाश्म उतना ही पुराना है और ऐसे जीव उतना ही पहले उत्पन्न हुए होंगे। तो इस तरह से हम अनेक पद्धति के आधार पर इसका पता लगाते हैं। 9 नंबर प्रश्न, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। यह ध्यान से आपको समझना है। जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। इसके लिए हाल्डेन वैज्ञानिक ने यह सुझाया था कि जीवों की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी। पुनः इसी को बढ़ावा देते हुए मिलर तथा उरे 2 वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया जो अभी से सर्वथा भिन्न था। उस वातावरण में प्राचीन के वातावरण के अनुसार अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं था। पुनः इसी वातावरण में कुछ जल रखा गया और इसका तापमान 100 डिग्री से कम रखा गया था। इस वातावरण में आसमान में उत्पन्न बिजली जैसी चिंगारी उत्पन्न किया गया और 1 सप्ताह बाद पाया गया कि 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गए तथा कुछ एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुआ। यह एमिनो अम्ल प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करता है और जीव की उत्पत्ति इसी प्रोटीन से होती है। देखिए, सर्वप्रथम इसमें हाल्डेन नामक वैज्ञानिक यह सुझाया, किंतु इसे आगे बढ़ाने का काम मिलर तथा उरे 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग कर डाला, पहले जैसा प्राचीन वातावरण बना दिया और उसमें जो पहले गैस हुआ करते थे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन छोड़ दिया गया और एक वातावरण तैयार किया गया, उसमें जल रखा गया और इसे 100 डिग्री से कम तापमान पे रखा गया था। जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी तरह से इसमें चिंगारी उत्पन्न की गई। तो पाया गया कि 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गए, एमिनो अम्ल भी बना और यह एमिनो अम्ल प्रोटीन के अणु का निर्माण करता है जिससे जीव उत्पन्न होते हैं। अर्थात जहाँ एमिनो अम्ल प्रोटीन होगा वहाँ जीव अवश्य उत्पन्न होंगे। प्रश्न नंबर 10, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों को विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो उत्तर होगा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव एकल जीव का गुण रखते हैं, जबकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव में 2 जीवों का आनुवंशिक गुण होता है। फलस्वरूप इसमें जो विभिन्नताएं हैं उत्पन्न होती हैं, उसके कारण ये जीव अपने पर्यावरण को चयन करने में अधिक सफल होते हैं और इसकी उत्तरजीविता अलैंगिक जनन वाले जीवों से अधिक होती है। देखिए, अलैंगिक जनन वाले जीव में केवल एक जीव का गुण होता है, जबकि लैंगिक जनन वाले जीव में
दो जीव का गुण होता है। और दो जीव का जब गुण होता है तो उसमें आनुवंशिक गुण में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो पर्यावरण जो है उसको वर्ण करने में सफल हो जाते हैं, अर्थात पर्यावरण का चयन कर पाते हैं और उनकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है। 11 नंबर प्रश्न, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो उत्तर होगा लैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों जनकों का आनुवंशिक योगदान बराबर का होता है, क्योंकि नए संतति की उत्पत्ति नर तथा मादा दोनों के जनन कोशिकाओं के संलयन के कारण होती है। परिणाम स्वरूप दोनों के ही आनुवंशिक सूचनाओं का मिला जुला स्वरूप एक नई विभिन्नता लेकर नए संतति की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर नई संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान, तो जो नई संतति होगी, जो नई पीढ़ी होगी, उसमें नर तथा मादा दोनों के आनुवंशिक गुण होंगे और इनमें मिला जुला स्वरूप जो है वो नई पीढ़ी में विभिन्नता उत्पन्न लेकर आएगा, जो उसके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। 12 नंबर प्रश्न, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं? यहाँ प्रश्न है कि केवल विभिन्नताएं जो एकल जीव के लिए उपयोगी होती हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं कि नहीं? तो उत्तर देखेंगे, विभिन्नता किसी भी जीव के अस्तित्व के बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। विभिन्नता के कारण ही कोई जीव समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। ऐसे विभिन्न वाले जीव पर्यावरण को चयन करने में सफल होते हैं। देखिए, जिस जीव में विभिन्नता होगी वो पर्यावरण को चयन करने में अवश्य ही सफल होगा और उसकी उत्तरजीविता अवश्य ही अधिक होगी। तो इस प्रकार अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अभ्यास के सभी प्रश्न समाप्त हुए। फिर हम लोग किसी अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।